चलो यार बेटा, सीए में ग्रुप वन अकाउंटिंग सब्जेक्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा चल रहा था, राइट। आ जाओ आगे बढ़ते, ध्यान देना बेटा सभी ने। लास्ट लेक्चर में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। आ जाओ नाउ 7। यस बेटा आ जाओ। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, बराबर, in the ratio of 5:4. On 1st April 21, they admitted their manager R into partnership for 1/5 share of profit. As a manager, R was receiving, R को पहले कितना मिलता था? R को पहले सैलरी मिल रही थी 60,000 एक साल की, यानी 5,000 पर मंथ। एक सेकेंड है बच्चों, हेलो। आज चल मुन्ना ध्यान देना। सो आर को पहले सैलरी मिलती थी 60,000 पर ईयर और कमीशन मिलता था 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। क्या बात कर रहे हो? नोट साइंस सभी के पास? देखो एक सेकेंड। It is however agreed that any excess over his former remuneration to which R becomes entitled as a partner to be borne by Q. देखो बोला क्या इसके अंदर में, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटू सा है, ध्यान देना बेटा। आर एक इनका मैनेजर था, उस मैनेजर को पहले क्या मिलता था? सैलरी प्लस कमीशन, ये XYZ उसको अमाउंट मिलती थी। अब नाउ उस आर को इन्होंने क्या बोल के एडमिट कर लिया? एडमिट एज अ पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, आंसर में कोई दम नहीं है, ध्यान देना। आर को अब एडमिट कर लिया पार्टनर बोल के, और उसको कितना शेयर मिलेगा बेटा? 1/5 शेयर, उसको 1/5 शेयर मिलने वाला है, राइट। और अगर ये 1/5 शेयर इस अमाउंट से ज्यादा है, if more than former amount, जो उसको पहले मिलता था, अगर उससे ज़्यादा है तो ये एक्स्ट्रा का अमाउंट कौन बॉर्न करेगा? देन दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी बॉर्न बाय क्यू, बॉर्न बाय, टू बी बॉर्न बाय क्यू। क्यू के अंदर ही कीड़े थे ना कि आर को पार्टनर लो, फिर बात हुआ रहेगा इनका कि आर को पार्टनर ले लेते हैं। आर को जो पहले मिल रहा है उससे अगर ज़्यादा मिला, सर ज़्यादा कैसे मिलेगा? इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ आर, आर को प्रॉफिट शेयर मिलेगा ना। आर अब अगर पार्टनर बन जाता है फर्म में तो पार्टनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयर। वो प्रॉफिट शेयर अगर पहले के अमाउंट से ज़्यादा है, वो प्रॉफिट शेयर अगर पहले के अमाउंट से ज़्यादा है तो कौन बेयर करेगा? क्यों? सो हम लोगों को यहां पे प्रॉफिट शेयर भी निकालना है, प्रॉफिट शेयर भी निकालना है, और आर को पहले क्या मिलता था? सैलरी प्लस कमीशन, यानी अभी जो मिलने वाला है वो भी निकालो, पहले जो मिलता था वो भी निकालो, दोनों को कंपेयर करो, और अभी उसको जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है अगर पहले के अमाउंट से ज़्यादा है तो डिफरेंस कौन बेयर करेगा? बॉर्न बाय क्यू। ये कुछ किस्सा समझ में आया क्या सभी को? पक्की बात, डन। आगे और पढ़ता हूँ। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 2021 को लिया था, उसको एज अ पार्टनर लेकर के 1 साल हो चुका है। अब उस 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 427,500। उस 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 427,500। निकालो इसमें आर का शेयर कितना आ रहा है?
यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। क्वेश्चन समझ में आए सभी को? इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 नंबर के लिए पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट? ध्यान देना। सो कहाँ है खाली जगह? आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 7 सब लोगों ने लिखना है बेटा मेरे साथ साथ। देखो ऐसे लिखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय आर अर्लियर। पहले कितना मिलता था? आपको समझ में आया ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ना बाबा। क्यू को कितना बेयर करना है वो कैसे निकालेंगे? पहले जो मिलता था और अब जो मिल रहा है उसको कंपेयर करना है। तो स्टेप नंबर 1, पहले जो मिलता था वो अमाउंट निकालो। स्टेप नंबर 2, अब जो मिल रहा है वो अमाउंट निकालो। स्टेप नंबर 3, कंपेयर करो। और पहले के कंपेरिजन में अभी 1 रुपया भी ज़्यादा जा रहा है तो कौन बेयर करेगा? क्यों। तो स्टेप नंबर 1, पहले का अमाउंट रिसीव्ड बाय आर अर्लियर। बोलो बेटा कितना मिलता था उसको? पहले उसको मिलता था टोटल अमाउंट अर्लियर। पहले 2 चीज़ें मिलती थी, बोलो क्या क्या? सैलरी। पेपर में भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन देना, खुश हो जाएगा वो। और कमीशन। सैलरी कितनी मिलती थी उसको? 60,000। कमीशन कितना मिल रहा था? पढ़ो क्वेश्चन में, पढ़ो क्या दिया है। 5% ऑन नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर बता रहे? हाँ 7 है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिख रहा है बेटा सभी को? 5%। पर कौन सा नेट प्रॉफिट रे मुन्ना? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो दिया है 30 लाइन में, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। लिख दूं क्या एज इट इज वाक्य वो? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच सैलरी एंड कमीशन। सॉरी। अब ये फिगर कौन निकाल के बताएगा? हाँ, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 4,27,000। 4,27,000 में से मैं सैलरी माइनस कर सकता हूँ 4,27,500 में से मैं सैलरी तो माइनस कर सकता हूँ। बोला है ना आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन। तो सैलरी तो माइनस कर सकता हूँ, कमीशन तो भैया मुझे मालूम ही नहीं। सो 4,27,500 माइनस 60,000, यह आया 3,67,500। ये आफ्टर सैलरी है बट ये बिफोर कमीशन है। दिस इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन। दिस इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यस और नो? बराबर। आफ्टर सैलरी एंड कमीशन बोला हुआ है, ये तो बिफोर कमीशन वाला है, मतलब ये P0 है। मतलब ये P0 है। बिफोर को पहले वाले को P0 बोल दो, बाद वाले को P1 बोल दूंगा। कहाँ है लंबा चौड़ा लिखते बैठेंगे? ये बिफोर है और हमें परसेंटेज किसके ऊपर दिया है? आफ्टर। मतलब ये फिगर मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि परसेंटेज कौन सी फिगर पे दिया है? आफ्टर वाले पे। और ये कौन सी फिगर है? बिफोर वाली। ये है बिफोर। बट 5% इज ऑन P1 लिख दूं क्या? चलेगा ना? कोई दिक्कत किसी को? 5% इज ऑन P1। अब परसेंटेज जो फिगर पे दिया है, आजा ध्यान देना श्रुति, वही बता रहा हूँ। परसेंटेज जो फिगर पे दिया है वो फिगर आपको पता है क्या? नो, नहीं पता है तो बचपन में 4th कक्षा से पढ़ा है। परसेंटेज वाले कैलकुलेशन में जो फिगर नहीं पता है उसको कितना अज्यूम करना है? 100। सर नहीं मुझे 200 अज्यूम करना है। कर ले, चलेगा। अज्यूम ही तो करना है, आंसर सेम ही आएगा। सर मैं 517.75 अज्यूम करूँगा, चलेगा। आपका उस हिसाब से कैलकुलेशन आएगा। आसान भाषा में क्या अज्यूम करना? 100। अब बताओ कमीशन इसके ऊपर कितना है? 5%। 100 का 5। देयरफॉर कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट अगर 100 है तो कमीशन माइनस करने के पहले का प्रॉफिट कितना रहेगा? 105।
₹5 की पानी पूरी खाने के बाद आपके जेब में 100 बचे हैं, बाद तो 5 की पानी पूरी खाने के पहले कितने थे? 105। कॉमन सेंस। अब इन तीनों का संबंध पता चल गया, P1, C और P0। अब इन तीनों में से कोई एक फिगर भी पता चल जाए तो बचे हुए दोनों निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बोलो तीनों में से कौन सी पता है आपको? P0 पता है तो लिख दो ना, P0 3,67,500। बताओ क्या चाहिए अब आपको? अब आप जो बोलो वो निकाल सकते हो। कमीशन चाहिए क्या? निकालो। 3,67,500 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, 17,500। खेल खत्म हुआ। देयरफॉर कमीशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 367,500 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, कमीशन आ गया 17,500 और सैलरी कितनी थी? 60,000। देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन रिसीव्ड अर्लियर कितना मिलता था उसको? 60,000 प्लस 17,500। बोलो तो कितना मिलता था? 77,500। ओह, एक काम खत्म हुआ। अब बताओ मुझे अभी कितना मिल रहा है उसको? अभी तो बहुत आसान है, प्रॉफिट का 1/5। खेल खत्म। प्रॉफिट कितना है? 427,500 है क्या? ये प्रॉफिट है ना, 427,500। इसका निकालो 1/5। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं। नाउ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड नाउ कितना मिल रहा है? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना मिल रहा है? 1/5। बरोबर है? प्रॉफिट कितना है बेटा? 1/5 शेयर ऑफ 427,500। ये फिगर दी है क्वेश्चन में। बोलो 427,500 इंटू डिवाइडेड बाय 5, 85,500। ओहो, पहले मिलता था इतना, अब मिल रहा है इतना। तो बताओ क्यू के छाती पे कितना बर्डन आ रहा है अब? 8,000 का। बोला था ना कि जो भी पहले के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्यू बेयर करेगा, तो दे दो। देयरफॉर एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू अर्लियर, कॉमा borne by Q, therefore 85,500 माइनस 77,500 कितना है बेटा? 8,000। ये Q को बेयर करना है क्या? यही तो बोला था क्वेश्चन में कि आर मैनेजर था, आर को हमने पार्टनर बना दिया, लेकिन एक कंडीशन पे। Q की इच्छा होगी शायद पार्टनर बनाने की। Q को बोल दिया कि भाई पहले के कंपैरिजन में जो भी उसको प्रॉफिट शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा वो तू बेयर करेगा। Q ने बोला ओके, तो हमने पहले और अभी का कंपेयर कर लिया। और ऐसा हर साल Q बेयर करेगा। इस बार कितना बेयर कर रहा है वो? 8,000। चलो आगे। अब इन्होंने क्वेश्चन में सवाल पूछा है कि प्रॉफिट डिवीजन मुझे एक्सप्लेन करो। प्रॉफिट डिवीजन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो स्टेटमेंट बना सकता हूँ या तो अपना अकाउंट बना सकता हूँ। प्रॉफिट डिवीजन के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं पार्टनरशिप में? बताओ। प्रॉफिट बांटना है तो वेरी गुड, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही बोला है ना। प्रॉफिट डिवीजन के लिए कौन सा टूल है? अकेला ओनर होता तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल में घुस जाता है, लेकिन जहाँ ओनर एक से ज़्यादा है तो प्रॉफिट बांटने के लिए क्या बनाते हैं? अप्रोप्रिएशन। बना लो क्या? नाउ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं। आ जाए बीच की लाइन खाली। सैटरडे के दिन खोलने की जरूरत नहीं रहती है वो। आज चलो बेटा,
ये मैंने बना लिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर इन्होंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोला नहीं है, तो क्या हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट वगैरह बना के भी कर सकते हैं? हाँ कर लो, बट अब हम लोगों को आदत है ना, जब भी प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करना है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, इसलिए बना रहा हूँ। डन। चल बोलो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया था बाय पी एन एल अकाउंट? 4,27,500 इतना आया था। बांटो इसको, देखो बांटने जा रहा हूँ, बांटने जा रहा हूँ, मुन्ना ध्यान देना। हाँ अब किस किस को कितना कितना मिलेगा? टू, कौन कौन था पार्टनर? टू पीस कैपिटल, एक लाइन की स्पेस दो। टू क्यूज कैपिटल, एक दो लाइन की स्पेस दो। टू आर्स कैपिटल, बरोबर है क्या? अब ध्यान देना अच्छे से, अभी यहाँ पे फिगर मत लिखना। चलो अब Q कितना बेयर कर रहा है? 8,000। तो मुझे Q को नेट कितना मिलेगा, ये कैलकुलेटर उठाओ, टप 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 बटन दबाओ और मुझे बताओ। थोड़ा सा आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, देखते हैं कितने बच्चों का था। मुश्किल आ गई ना सर, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। दिखाओ, ऐसे कैसे कहती जगह छूट गई है। हाँ एक हिंट दे रहा हूँ, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, मुन्ना मैं कहीं नहीं गया हूँ, एक हिंट देता हूँ, सुनो, आपका काम आसान हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना था? 4,27,500, राइट। अब उसमें से ऐसा करो कि पी और क्यू को उनका उनका प्रॉफिट बांट दो, बट बांटने से पहले ये देखो ज़रा, टोटल प्रॉफिट था 427,500। आर आया ना, आर को जो पहले मिलने वाला था वो तो फर्म से ही मिलेगा ना। आर को पहले क्या मिलने वाला था? अर्लियर। कितना निकाला आपने? अर्लियर कितना मिलता था? 77। इतना तो उसको अभी भी मिलेगा ही मिनिमम, यस और नो। इसके ऊपर अगर गया तो कौन बेयर करेगा? क्यों? तो इतना तो अभी भी उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो 427,500 में से 77,500 माइनस कर दिया। आर को अर्लियर इतना मिलता था, बैलेंस बचा 3,50,000। ध्यान देना, अब ये 350 पी और क्यू को उनके रेशो में बांट दो। ध्यान देना, अभी तक हुआ नहीं पूरा। 5:4 बता, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, ये आया 1,94,444। पक्का ना? डिवाइड बाय 9 इंटू 5, 194,444 और 4 इक्वल्स टू 1,55,555। हैप्पी? सुनो, अभी ये दोनों तो हैप्पी हो गए, लेकिन आर तकलीफ में आ गया। आर बोल रहा है नहीं सर, तुमने तो वादा किया था प्रॉफिट का, आर को वादा किया था ना कि प्रॉफिट का कितना मिलेगा उसे? 1/5। वो तो हो रहा है 87,500। इतना ही हो रहा है क्या? चेक कर लो। हाँ 85,500। आर तो नाराज हो गया। आर को कितना मिला? 77,500 ही मिला अभी तक। आर बोल रहा है मुझे तो 85,500 चाहिए। पी ने बोला रुक, मेरे को क्यों तकलीफ दे रहे तुम दोनों, मुझे तो पूरा इतना ही मिलेगा। अब वो तेरे डिफरेंस जो 8,000 है ना, वो कहाँ से लेगा?
फ्रॉम क्यू। पी को क्यों तकलीफ देना है? पी ने थोड़ी बोला था कि ऊपर का मैं बेयर करूंगा। सो पी को पहले जो उसका प्रॉफिट आ रहा है वो बांट दो, और डिफरेंस कितना आया? 8। तो ये किससे मिलेगा? क्यू से। बचा हुआ दे दिया कि उसको पेड टू आर। ये किससे मिलेगा? ये भी पेड टू आर। ये बट किससे आएगा? क्यू से। बरोबर है ना? एक काम करते, ये इसको ऐसा लिखने से अच्छा ऐसा बताता हूं। 77,500 ऑलरेडी पेड। देखो तो ऊपर दे दिया है क्या? देयरफॉर बैलेंस किससे आएगा? फ्रॉम क्यू। चलो भैया, क्यू किधर है? ये है क्यू माइनस टू पे टू आर। सो क्यू से कम और आर में बढ़ा दो। बोलो 155 कितना है बेटा? 1,47,000 और ये अब इस 555 147,55 आ रहा है। 555 इट्स ओके यार, छोड़ दे, कहाँ इतना लोड लेती है, जीवन में बहुत टेंशन है। ठीक है, 1 2 3 लिखो एज इट इज। लिखा बेटा सभी ने? आसान है। जब कभी भी ऐसे किसी पार्टनर के अंदर खुजली होती है, स्वाति सिंह आपने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, एक बार स्टार्टिंग का देखना, मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, तो स्वाति आपने ज्वाइन किया अभी अभी, क्वेश्चन आपका मिस हो गया, तो आपको समझना भी नहीं चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम सब लोग पिछले 15-20 मिनट से टाइम पास कर रहे हैं। तो अच्छा लगा है सुन के, क्योंकि इतनी ऑब्वियस सी बात है। एक बच्ची ने अभी ज्वाइन किया लेक्चर, तो उसको ये नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पहले बताया ना, पी क्यू आर कौन है, आर का संबंध क्या है, आर पहले क्या था, अब क्या से क्या हो गया है। तो एक बार स्टार्टिंग का वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, बाकी जो भी सारे ऑनलाइन वाले बच्चे जो स्टार्टिंग से भी लेक्चर देख रहे हैं, उसमें से किस बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। फेस टू फेस वाले बच्चे क्लियर है? एनीबडी? जो बच्चे स्टार्टिंग से डन? ओके, यस ओके स्वाति, अब आप समझ में आए आपको, तो एक बार स्टार्टिंग से देखना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पहले डिवीजन कर देते हैं ना पीएनएल में, फिगर तो लिखना है। ये तीनों की फिगर लिख दो, पी क्यू आर। अब इस फिगर को राउंड अप करने के लिए जो एक बच्ची बोल रही थी, ये कितना है बेटा? आपका टोटल 427,500 आना चाहिए। तो या तो यहाँ पे 5 कर दो, या तो यहाँ पे 6 कर दो। ओके, यही बोल रहे थे ना बेटा आप? चलो आगे स्क्रॉल करो इसको, बोलो तीनों की फिगर कितनी आई थी? वर्किंग नोट 2, इसलिए एक एक लाइन का स्पेस छोड़ने बोला था यहाँ पे आपको। वर्किंग नोट 2, बोलो पी का फिगर कितना आया? 1,44,000 445 या 446? 445। हाँ, क्यू का? अरे पी का 194 है ना, तो आप लोग ऐसे कर रहे हो बेटा। हाँ बोलो, पी का 194 445, क्यू का
अरे यार क्या कर रहे हो, सुबह सुबह सस्ता नशा करके आए सब। 147,555। हाँ, और आर को 85,500। खेल खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया सभी ने? अरे 3 फिगर लिख दो। डन। सिंपल है, पक्का। इंपॉर्टेंट फॉर 5 to 6 मार्क्स। एक एग्जाम में 8 नंबर के लिए पूछ लिया, पता नहीं इंस्टीट्यूट का मूड बहुत अच्छा था उस समय। वैसे 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 6 मार्क्स ज़्यादा में ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया। ये था आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। टोटल लिख देना दोनों साइड में। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब हम लोग? 8। आ जाओ सब लोग साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 8। नायर, ये ले बेटा स्टार्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 7, ये ले स्टार्टिंग का। 8 पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स, है ना, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने न कभी पहले देखा न पहले कभी सुना। छोटू सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना, सभी को काम आएगा। क्या बोल रहा है बेटा? ए एंड बी वर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। बुक है ना सभी के पास? पीछे बुक नहीं होगी तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। प्लीज़ ध्यान दे बेटा। ए और बी, मतलब मेरी गट फीलिंग कहते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 8 के टाइप का आना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1-2 एग्ज़ाम से जी वो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछ रहे। हर 1-2 बार वो रिवैल्यूएशन पूछते तो तीसरी बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पूछ लेते। तो लास्ट 1-2 अटेम्प्ट से रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ रहा है। सो आई सिंसियरली फील कि इस बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है नया, उसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा है क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगता है 8 से 10 नंबर के लिए मिनिमम ये क्वेश्चन इस बार आएगा। ध्यान देना, 10 नंबर यानी आपकी 1/4 पासिंग ऑफ मिनिमम मार्क्स। ए एंड बी वर पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डेटा गिवन लिख रहा हूँ। ए और बी पार्टनर थे बेटा फर्म के अंदर में, है ना, गिवन। ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, बस क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग फटाफट से लिखते हैं, जो भी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। जो ए और बी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ओल्ड PSR था 2:1। उसके बाद आगे बोला हुआ है बेटा, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा इन्होंने। बैलेंस शीट में कैपिटल दे दिया ए और बी का, रिजर्व दे दिया, क्रेडिटर्स बिल पेबल, असेट दे दिया, प्लान बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश। दे अग्रीड, मुन्ना ध्यान देना, दे अग्रीड टू एडमिट PNQ। अच्छा, ए बी 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर को और एडमिट करना चाहते हैं। द फर्म्स गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल भी मुझे कैलकुलेट करना है। गुडविल कैसे निकालना है बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है? 2 years परचेस। और मेथड कौन सी है? मेथड है मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का वेटेड एवरेज लेना है? ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है कि हम लोगों को? पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है बेटा 37, 40 और 45। अच्छा, प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? एक बार चेक, चलो ठीक है पढ़ लेंगे। 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, नो वरी। आगे बोला है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%। ओ, रीवैल्यूएशन हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ है बेटा? रीवैल्यूएशन। आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया।
बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 10,11,000, अगेन रिवैल्यूएशन हुआ है। उसके बाद आगे देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 10,000, नुकसान हो गया। अभी एक लाइबिलिटी पता चली, लाइबिलिटी बढ़ गई क्या, बराबर है क्या। उसके बाद ABPNQ agreed to share profit and losses in the ratio 3:1. थैंक यू। ओल्ड और न्यू रेशियो दे दिया। आगे द वैल्यू ऑफ द रिजर्व, द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज एंड वैल्यू ऑफ द असेट्स। अब तक तो नॉर्मली क्वेश्चन था, बस इस पॉइंट की वजह से ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया, तो आप मार्क करेंगे बच्चा लोग इस पॉइंट को। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द रिजर्व, वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, वैल्यू ऑफ द असेट्स अदर देन कैश वर नॉट टू बी अल्टर्ड। वैल्यू ऑफ द रिजर्व, लाइबिलिटी, असेट्स, असेट्स कौन सी, अदर देन कैश, मतलब बची हुई कोई भी वैल्यू हम लोग अल्टर नहीं करेंगे। जब भैया अल्टर करना ही नहीं था तो ऊपर हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया, ऊपर बोला है ना वैल्यू अल्टर हुई, और अब ये नीचे क्या बोल रहे हैं, नॉट टू बी अल्टर्ड। नीचे क्या बोला है, नॉट टू बी अल्टर्ड, ठीक है, नहीं करेंगे हम। PNQ टू ब्रिंग, बोलो बेटा, कैपिटल्स equal to their share of profit considering B's capital as a base after all adjustment, ठीक है। You are required to prepare memorandum revaluation। memorandum revaluation कैसे समझ में आया मालूम है, ये पॉइंट नंबर कौन सा था, 6 की वजह से। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पॉइंट नंबर 6 की वजह से समझ में आ गया। अगर ये नीचे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का नहीं भी बोलते तब भी मैं बना लेता, क्यों, पॉइंट नंबर 6। सर लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है क्या, आज तक आप लोगों ने देखा था कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। अच्छे से समझना, असेट की वैल्यू बढ़ी तो देखो बाय असेट लिख देते थे, बाय असेट टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो भी देखो फायदा हो जाता था, बाय लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, असेट कम हो गई तो रिवैल्यूएशन टू असेट, ये ऐसा कुछ करते थे। और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता था 30 में से 10 गए 20, ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड PSR में बांट देते थे, राइट। अब इस बार क्या करना मालूम है क्या, रिवैल्यू करने के बाद है ना, इसको पुच्छी इसकी बना लेनी और ऐसी लंबा कर देना है थोड़ा सा, और जो जो वैल्यू आपने अल्टर किया था, लाइबिलिटी बढ़ गई थी ना, फिर से कम कर दो। बोला है ना क्वेश्चन में, नॉट अल्टर्ड, पॉइंट नंबर 6, कब से वो हम लोग वही गाना गा रहे हैं ना, 6वां नंबर का पॉइंट स्टार मार्क किया आप सभी ने। फिर से इसको कम कर दो, ये जो भी हुआ असेट कम हो गया था फिर से बढ़ा दो 5, फिर से इसका भी इफेक्ट रिवर्स कर दो टू असेट, मतलब सब कुछ पहले जैसा कर दो एक्सेप्ट कैश। और बताओ इसका डिफरेंस कितना आएगा, उतना ही जितना पहले आया था, बट इतना है कि पहले प्रॉफिट आया तो अब क्या आएगा, लॉस। बताओ ये आया लॉस, अब ये लॉस भी बांट देंगे पार्टनर्स को, वेट, लेकिन इस बार सारे पार्टनर को बांटेंगे बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऑल बोल दिया तो रेशो ओल्ड हो या न्यू, वेरी गुड। नहीं तो मैं अगर वापस ओल्ड पार्टनर को ही बांटता तो फायदा ही क्या था, फिर तो सब कुछ सेम ही हो गया। सो प्रॉफिट बांटा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में, लॉस बांटा ऑल पार्टनर को न्यू रेशो में। सो ABC 3 पार्टनर थे, इन दोनों को क्या मिला, प्रॉफिट। आपको समझाने के लिए 10, और जब ये 20 का लॉस तीनों में बटा तो आपको समझाने के लिए ये देखो, लॉस तीनों को इक्वली बांट दो, 20 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6.67 और हाँ 6.66 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैच हो जाएगा। सो देखो ये था ओल्ड पार्टनर को मैंने बांटा था ओल्ड PSR में, ये है रिवैल्यूएशन का पार्ट 1 और इसको कहते हैं नीचे वाले को पार्ट 2,
बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2। बाहुबली पार्ट 1 का ओल्ड रेशो में बटेगा ओल्ड पार्टनर को, पार्ट 2 का बटेगा न्यू रेशो में ऑल पार्टनर को। तो सर इनका फ़ायदा क्या, इनको फ़ायदा हुआ है ना, ये देखो 3.33, 3.33 और इसको बेचारे को लॉस हो गया 6.67। इन दोनों को फ़ायदा हुआ ना ओल्ड को। और तुम भी जानते हो रिवैल्यूएशन का फ़ायदा सिर्फ ओल्ड को होना चाहिए। देखो अल्टीमेटली ओल्ड को ही हुआ है, नेट इफेक्ट देख लो। अब इससे क्या चीज़ें हो गई मालूम है क्या, नए पार्टनर आने की वजह से रिवैल्यूएशन हुआ भी, और हमें फिर से सारी असेट्स लायबिलिटी पुराने वैल्यू पे चाहिए थी तो नहीं हुआ भी, दोनों भी हो गया। और डिफरेंस हमने नए से छीन लिया। देखो दोनों को कितना फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा किससे हुआ, नए से, क्योंकि नए का कैपिटल कम कर दिया और इन दोनों का बढ़ा दिया। और ऑब्वियस सी बात है भैया, रिवैल्यूएशन का फ़ायदा नुकसान जो भी हुआ है वो किसको होगा, ओल्ड को। किससे वसूलेंगे, नए से, क्योंकि तेरे लिए हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि इस बारी में रिवैल्यूएशन करने के बाद इन्होंने बोला वापस सब कुछ पहले वाले वैल्यू पे चाहिए। ठीक है, वापस सब कुछ पहले वाले वैल्यू पे लेके आ गया। सो अभी तक हम लोग सिर्फ पार्ट 1 बनाते थे, अब इस बार पार्ट 2 भी बनाना है। पार्ट 2 क्यों बना रहे, क्योंकि मुझे सारी वैल्यू फिर से पहले वैल्यू पे लानी है। डन। अब इसके अंदर में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आधा पार्ट तो वही है जो पहले करते थे। बोल बेटा, किसको मतलब, ओके क्योंकि अग्रीमेंट में ऐसा लिखा था एडमिशन के, वो देखना वहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा है ना क्वेश्चन में कि अनअल्टर्ड है, एग्रीमेंट में लिखा था। तू पढ़ना है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, रुक, किसको पढ़ते नहीं आ रहा है शायद, मैं पढ़ता हूँ। पॉइंट नंबर 6 में मुझे कोई शौक नहीं था, माँ कसम मैं ऐसा नहीं करने वाला था, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ रिजर्व कॉमा वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कॉमा वैल्यू ऑफ असेट अदर देन कैश वर नॉट टू बी अल्टर्ड बोला है। वरना मुझे कोई शौक नहीं, मैं तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन बना के फायदा नुकसान बांट के मोकला काम, मोकला समझते हो, नहीं फ्री। बोलो। हम्म क्योंकि फिर से सारी वैल्यू वापस लाने के लिए, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं पोजीशन के लिए, कैश फ्लो बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन फिर से सारी असेट और लायबिलिटी पुराने वैल्यू पे लाने के लिए। इट इज अ मेमोरांडा स्टेटमेंट, मेमोरांडा स्टेटमेंट हेल्प अस इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, और यहाँ पे वो स्पेसिफिक सिचुएशन है सारी असेट्स और लाइबिलिटी को फिर से जगह पे लाना है। आपने ब्रह्मांड में तरह तरह के समय पे तरह तरह के मेमोरांडा स्टेटमेंट बनाए। बचपन में बनाया था मेमोरांडा स्टेटमेंट एक BRS नाम का। क्यों बनाते थे BRS, हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अगेन वो मेमोरांडा स्टेटमेंट है। जब भी आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में मदद चाहिए और आप कोई अलग से स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो मेमोरांडा स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे क्या मदद चाहिए, मुझे सारी असेट्स और लायबिलिटी को फिर से वो वैल्यू पे लाना है। तेरे पास इससे अच्छा कोई सोल्यूशन होगा तो तू वो दे, हम वो लिखेंगे और इंस्टीट्यूट को भी बोलेंगे कि ये अच्छा सोल्यूशन है इससे। क्लियर। सो मेमोरांडा स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों बनाया, वजह आपने पूछा था ना, तो वजह प्रश्न में दी है कि सारी असेट्स और लायबिलिटी को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, बरोबर है। या फिर आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो, याद करके रखो, थ्री सेंटेंसेस लिखो, सारी असेट्स और लायबिलिटी को, असेट को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है और डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दो। डायरेक्ट अगर बैलेंस शीट में मैं सारी ओरिजिनल वैल्यू लिख लूँ तो आपका अगेन सवाल, सर हमें याद कैसे रहेगा, बस वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने अकाउंट के फॉर्म में इसको बना लिया। डन। क्लियर है। एक बच्ची स्टूडेंट बनते बनते साइंटिस्ट बन गई 2 मिनट के लिए, है ना। आ जाओ, चलो ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हो, कसम है आपको। क्लियर है। डन। और किसी के मन में कोई डाउट, क्लियर है, आ जाओ। पर्पस बनाने का, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है। सर कैसे समझा, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया रहता तो इतना ही पार्ट बनाता, आधा वाला। ऑल सेट, ये समझ में आया सभी को, ओके। आ जाओ, प्लीज ध्यान देना। इसके अंदर में आज भी मेरा मतलब इसके ऊपर PhD करने का चल रहा है अभी, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर,
थीसिस लिख रहा हूँ पिछले 1 साल से, अभी तक उसमें लगते हैं, सालों लग जाते हैं पीएचडी में, आपका जो भी है आपको प्रोजेक्ट देना है बना के। तो उसमें मेरा मुद्दा यही है, मैं मेमोरेंडम के लिए कोई एक अच्छे सी ट्रीटमेंट देने का सोच रहा हूँ, बट इससे अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो आप भी जब सीएमए कंप्लीट हो जाएगा तो आप भी एक आर्टिकल लिखना कि मेमोरेंडम मत बनाओ, मेमोरेंडम से अच्छा मैं कोई तो दूसरी कोई स्टेटमेंट या अकाउंट देती हूँ, आप उसका इस्तेमाल करो, बट हाल फिलहाल में तब तक सिर्फ मेमोरेंडम यूज़ करो। डन। चलो, जब तक आप कोई अच्छा सा उसके ऊपर एक थीसिस नहीं लिखते। चलो आ जाओ। सो ध्यान देना। सबसे पहला काम मैं एडमिट कर लेता हूँ। इनको पूछा क्या है बेटा मेरे ये आप क्वेश्चन में लास्ट वाला 7 नंबर का पॉइंट करता हूँ, पढ़ रहा हूँ। पी एन क्यू वर ब्रिंग कैपिटल, ये हमने पढ़ लिया ना, बी के कैपिटल को बेस लेना है। पूछा क्या है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना बेटा, अपने टीचर को पॉजिटिव वे में लो, सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे बैलेंस शीट पोजीशन समझने के लिए बनाते हैं, वैसे असेट्स और लायबिलिटी को फिर से ओरिजिनल फिगर पे लाने के लिए मेमोरेंडम। बट उसका सवाल क्या है, सर मेमोरेंडम ही क्यों? तो मेरा सवाल है बैलेंस शीट ही क्यों? समझ में आएगा? पर क्वेश्चन में ध्यान दो, ध्यान दोगे तो सब समझेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं अगर उसको नहीं बोलूँगा ना तो वो विशियस सर्कल में फंस जाएगी और वो ऐसे ऐसे करते रहेगी, और इस विशियस सर्कल से मराठी में क्या बोलते हैं, चाकोरी। इस विशियस सर्कल से बच्चे को निकालना ज़रूरी है, और निकालने के लिए उसको फटके लगाने पड़ते हैं। और जब तक ये फटके लगाओ नहीं, क्योंकि देखो कोई इंसान पागल हो जाता है तो उसके गाल पे चाटे मारते हैं 4-5, क्योंकि वो उसके बाहर, वो सिचुएशन के बाहर नहीं आता, फंस जाता है। नहीं, ये क्यों, 2 ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 2 ऐसे क्यों नहीं लिखते है ना, 3 ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 3 ऐसे क्यों नहीं लिखते, तो वो फंस जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट बनते बनते बच्चा कभी कभी साइंटिस्ट बन जाता है, और बहुत ज़्यादा डीप में सोचते 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 उसका टाइटैनिक हो जाता है फिर, है ना। तो इसलिए निकालना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं निकालूंगा ना तो बच्चा फंस जाएगा इसी के अंदर में, है ना। होता है कभी कभी होता है ऐसा कुछ कुछ बच्चों के साथ, मेरे भी साथ होता था। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने बार बार बताया। अब आप लाइफ में भूलोगे कि कभी बताओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्यों बनाते, कसम से बोलो। आप आपके पोतों को भी सुनाओगे, बेटा इधर आ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं मालूम है? एक कान के नीचे दिया, अभी अच्छे से सुन। आ जाओ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और कौन सा अकाउंट बोला है? अच्छा, बैलेंस शीट भी बोला है ना इन्होंने, बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म। तो यहाँ बैलेंस शीट बनाता हूँ। सर क्यों, यहाँ क्यों बैलेंस शीट बना रहे हो? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के लिए बड़ी जगह लगेगी ऐसी, देखो लंबी, और ऊपर बड़ी जगह नहीं थी इतनी, इसलिए मैं ऊपर बैलेंस शीट बना दिया। बोलो कौन कौन पार्टनर थे? ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू। बस ध्यान दो इधर, बाद में मेरे को गाली मार लेना। ए बी पी क्यू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाए सभी ने? एक एक पेज का बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन, तारीख दी है क्या रे? एडमिट कब किया उसको, दोनों को कुछ बोला ही नहीं है, तो अगले दिन एडमिट किया होगा, तो 1 अप्रैल के बना लो क्या? नहीं सर, 31 मार्च की बनाओ। अरे 31 मार्च की बैलेंस शीट बन गई, शाम में थोड़ी एडमिट किया होगा उनको, अगले दिन किया होगा ना, तो 1 अप्रैल की बना लो। दिया ही नहीं तो क्या करे, बर। चलो, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ले रे मुन्ना, फटाफट से जवाब दे बेटा, समय की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी जल्दी से जवाब दो। आ जाओ। बोलो, 3 अकाउंट बना लिए। अच्छा, शुरुआत मैंने ऐसे क्यों की समझा ना, क्योंकि ये पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा
लिखा। अब कहाँ से शुरू करूँ? तुम जहाँ से बोलो वहाँ से शुरू कर सकता हूँ। बोलो, क्वेश्चन के पहले पॉइंट से शुरू करूँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। चल आ जाओ। लायबिलिटी साइड में क्या दिया है? ए का कैपिटल दे दिया है ना, ए का कैपिटल, ए के कैपिटल में लिख दूँ क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों लिखा क्रेडिट में मैंने? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। 8 लाख। बी का कितना है? 4 लाख। पी और क्यू का था क्या पहले? नो। टिक लगा दो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दोनों फिगर को। रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व का क्या करना है रे बेटा, बता दो तो। रिजर्व इन दोनों को बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बाय द वे रिजर्व का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। बांटना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो बाय रिजर्व ओल्ड पीएसआर में बांटो। कितना अमाउंट है बेटा रिजर्व का? ढूंढ रहे मुन्ना? 5,25,000 न रे, 350 कहाँ से आया यार? इनटू ओल्ड रेशो बताओ। 2:1। सो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अच्छा, आप डायरेक्ट आंसर बता रहे थे? ऐसा मत किया करो प्लीज़, जो मैंने पूछा वही बताया करो। और 1 लाख नहीं तो होता क्या, मैं आपके ऊपर भरोसा करके लिख देता हूँ। ये रिजर्व बांट दिया, ऐसा लिखना है तो लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। अगला पॉइंट है एकदम सीक्वेंस में, प्यार से धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे रिजर्व हो गया, ए बी का कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया। अब आगे दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नीचे जाके देखो, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ओह नो एडजस्टमेंट, थैंक यू। कहाँ लिखूँ क्रेडिटर्स? नए बैलेंस शीट में लिख दूँ क्या? एज इट इज लिख दो ना। क्रेडिटर्स कितने बेटा अमाउंट? ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, फिर से ऊपर जाओ। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल पे एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो, लिख दो एज इट इज बिल्स पेएबल नए बैलेंस शीट में। आपको सीक्वेंस समझ में आया ना? बच्चों को पार्टनरशिप में शुरुआत कैसे करना है एग्जाम में वही आता नहीं है काफ़ी बार, तो सीक्वेंस समझना है ना। आइटम्स जो जो एडजस्टमेंट थी वो स्टार मार्क कर दिया मैंने, और उसके बाद बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से, असेट साइड से, जहाँ से शुरू करना है शुरू करो। उसके बाद अगला आइटम, अब इस क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क नहीं किया इसलिए मैं बार बार नीचे जाके एडजस्टमेंट देखता हूँ कि क्या क्या एडजस्टमेंट दिए। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दो। मतलब एडमिशन की वजह से इन दो आइटम पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा बताओ? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे, अच्छा अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर में बोल दिया था कि ये सारी असेट्स और लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश, सब कुछ क्या करना है? पहले के जितना ही रखना है। सारी असेट्स और लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश, सब कुछ कितना करना है? पहले के जितना रखना है। पहले के जितना रखने का मतलब क्या होता है बेटा? अनअल्टर्ड। सर बट इन्होंने तो चेंज किया ना। हाँ चेंज किया मैं मानता हूँ, बट चेंज करके वापस रिवर्स भी तो करेंगे ना मेमोरेंडम में। तो मेरा काम देखो कितना आसान हो गया है, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दो ना। एसेट्स कैश छोड़ के बची हुई सारी एसेट लिख दो क्या एज इट इज? चलो बताओ, पहली एसेट कौन सी है? प्लांट एंड मशीनरी, लिख दो वापस 5 लाख। कितना आसान है। अगली एसेट बिल्डिंग, लिख दो एज इट इज वापस। सर वो बट चेंज करने का बोला, बताता हूँ चेंज करने का भी बोला है, बट वापस पहले पे भी तो लाना है। 6 नंबर के पॉइंट में लिखा है ना अनअल्टर्ड, सेम रखना है। बिल्डिंग का फिगर कितना था पहले का बताओ? लिख दो, बोलते जाओ फटाफट से जब भी मैं पूछूँ तो। डेटर्स का फिगर बताओ, लिख दो एज इट इज। हाँ डेटर्स के बाद अगला स्टॉक का फिगर पहले का कितना था? लिख दो एज इट इज। सर लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है। हाँ एडजस्टमेंट करके मुझे वापस एडजस्टमेंट का इफेक्ट नलीफाई भी तो करना है। सर कैसे करोगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में। कब बनाओगे? अरे सीक्वेंस तो आने दो उसका, अभी तो हम लोग बैलेंस शीट में है ना, तो वही सीक्वेंस ना। सीक्वेंस बाद में ब्रेक करने का बोलोगे तो बाबा आपको कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, तो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ ठीक है, ताकि आप लोगों का आंसर एग्जाम में स्मूथली आ जाए। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। चलो आगे। हाँ बोल बेटा। नहीं हाँ ले बेटा, स्टॉक के बाद अगली एसेट। कैश नहीं लिखने का, क्यों? कैश में चेंज हुआ है, कैश को अनअल्टर्ड नहीं कर सकते। नए पार्टनर ने कैश लाई ना, कैश लाई, ये ले वापस ले ले तू, तेरी कैश वापस नहीं देते, कैश वापस नहीं देते।
सो कैश अनअल्टर्ड है। कैश के लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बना लेते क्या? ये लो, कैश, कैश अकाउंट। बोलो कैश का पुराना बैलेंस कितना था? 1 लाख लिख दिया। कौन बात करता रहे बीच में? टुकु 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 करते रहते। वो हिमेश रेशमिया का गाना सुना है इन सभी ने? टुकु 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 टुकु, नहीं सुना है? आज सुनना, घर जाने के बाद याद से सुनना, भूलना मत। हो गया, बैलेंस शीट पूरी कर दी बेटा मैंने। बैलेंस शीट के सारे आइटम को टिक लगा दो। कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट में लिख दिया ना, बैलेंस शीट खत्म। आ जाओ धीरे से नीचे उतरो। They agreed to admit P and Q in the partnership on the following terms. The firm's goodwill valued at 2 years purchase of, दिख रहा है क्या नीचे? 2 years purchase of weighted average profit of last 3 years। बरोबर है क्या? चलो भैया, मैं तो पहले गुडविल निकालूंगा। लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 था, अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल में क्या बोला है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखो जल्दी जल्दी से, ईयर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हो। बताओ ईयर कौन सा था? 2000, नहीं ना रे, 19-20 ना, 19-20, 18-19 क्यों बोलते? 20-21 और 21-22, 3 साल का दिया हुआ है प्रॉफिट। बता कितना दिया है बेटा? अरे हाँ 40,000। मैं अकेले पढ़ूँ क्या क्वेश्चन? हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है ना, वेट असाइन करो अब इन सबको। सिंपल एवरेज बोलता तो माँ कसम में तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देता, बट वेटेड एवरेज बोला है, वेट असाइन करो, इनको इज्जत दो। वेट, प्राथमिकता, प्रियोरिटी, बराबर है। अब वेट कैसे असाइन करेंगे? सुनना सुनना सुनना। जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा वेट, अमाउंट ज़्यादा इसलिए ज़्यादा वेट नहीं रहता है कभी भी। जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको ज़्यादा वेट। क्यों? लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में 99% थे, सेकेंड में 90, थर्ड में 85%, फोर्थ में 80%, फिफ्थ में 75, सिक्स में 72, सेवेंथ में 70, एट्थ स्टैंडर्ड में 65, नाइन्थ में 60, टेंथ में 50। तो बताओ 11th में क्या रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, 99 या 50? 50। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है? 50। तो जो लेटेस्ट है उसके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट असाइन करेंगे। इसमें लेटेस्ट ईयर 21-22 है ना, 3 प्रॉफिट है तो इसको वेट दे देंगे 3, 2, 1। देखो पुराने वाले को सबसे कम वेट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने ऐसा, इकोनॉमिक्स में देते हैं हम लोग वेट, काफ़ी बार असाइन करते हैं, बराबर है। बचपन में, 11th में, 12th में, CMA फाउंडेशन में कहीं तो देखा ही होगा, CMA फाउंडेशन में भी है, बराबर है। सो ये है वेट। नाउ वेट इनटू प्रॉफिट कर टोटल 37,000 इंटू 1, कैलकुलेटर लो। 37,000 इंटू 1 इक्वल टू दबाओ 40,000 इंटू 2 इक्वल टू दबाओ, और उसके बाद बीच में AC का बटन मत दबाना। 45,000 इंटू 3 इक्वल टू दबाओ, और अब GT का बटन दबा दो। इन सब की ग्रैंड टोटल 2,52,000। वेट का टोटल करो 1 2 3 6। देयरफॉर weighted average profit is equal to summation of weight into profit, weight into profit वाले कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट वाले कॉलम की टोटल। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, बरोबर है क्या? ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बरोबर। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ये बोला है ना क्वेश्चन में। और ये कितना दिया है? 2 years ऑफ परचेस। इसका मतलब क्या है? कितने समय तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है? 2 साल तक। बोलो गुडविल कितना आ गया?
84,000। ये 84,000 का गुडविल किस किस को मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, बरोबर है? बांट दो। अब ये गुडविल बटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। इन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखते जाओ, अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। देयरफॉर नाउ कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। लॉजिकल है। अब सैक्रिफाइस रेशो निकालो। बताओ बच्चा पार्टी, सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा? सर आप ही बता दो। बोलो कितने पार्टनर है? ए बी पी क्यू। ओल्ड रेशो क्या था इनका बताओ? 2:1। ओल्ड में थे क्या? 2 और 1 3 3। न्यू रेशो का क्या दिया हुआ है? 3:1:1। नहीं रे, हाँ सॉरी, 3:2:1:1। करो टोटल। 3 2 5 और 1 6 1 7 7 7 7, बराबर है? डुम डुम सेम करो, 7 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 3 से, सबका डिनोमिनेटर 21 हो जाएगा क्या? और जो नीचे किया सेम ऊपर करना पड़ेगा। अब बताओ, पहले मिलता था इसको 2 × 7 14, अब मिल रहा है 9। 5/21 का नुकसान हो गया क्या? पहले मिलता था 7 × 1 7, अब मिल रहा है 6। 1/21 का लॉस हो गया क्या? इन दोनों का हो गया है सैक्रिफाइस। और इनका थोड़ी निकलेगा, न्यू पार्टनर का थोड़ी सैक्रिफाइस निकलता है। सैक्रिफाइस तो ओल्ड में से नहीं, कुछ पार्टनर्स को होता है ना। ओल्ड का प्रॉफिट शेयर कम हुआ नए आने की वजह से। सो सैक्रिफाइस रेशो हो गया मेरे बच्चों। Therefore, sacrifice ratio 5:1। अब वो गुडविल बांट दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल कितना था? 84,000 डिवाइडेड बाय 6 × 5, कितना बटेगा? Therefore, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन 84,000 था, सैक्रिफाइस रेशो था ए और बी 70, और इधर में 14, देन 70 और 14। कुछ था रे इसमें? बता दो मुझे ईमानदारी से। क्लियर? डन? सब चीजें करके दे दी। अब आज एक काम करना, अपने घर पे ट्राई करना एक बार इसको, ठीक है? ये लिख लिया सभी ने? बचाओ क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। कल हमारा ये खत्म होके, कल रिटायरमेंट स्टार्ट होके 50% खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन के अंदर में मैक्सिमम एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट के अंदर में मैक्सिमम चीज़ें कॉपी पेस्ट सेम है। कल और परसों 2 दिन रिटायरमेंट का लेक्चर रहेगा। देन और जो बच्चे ने आज लेक्चर मिस किया है, जैसे कि हमारी स्वाति मैम, एक बार आप प्लीज़ देख लेना। हाँ, सेकंड अभी जो लिया वो समझ में आया ना? गुड। पहले वाला नहीं समझा क्योंकि आप एब्सेंट है। प्लीज़ एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।